हेलो, मैं नेहा सिंह एसएसटी फंडा पर आपके साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड पॉइंट विच इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलिज्म जो यूरोप की अलग कंट्री से स्टार्ट हुआ था वो कैसे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया। If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. अगर हम कुछ कंट्रीज़ के बारे में देखें तो शायद मिड 18 सेंचुरीज तक ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थीं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं। लाइक we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थीं जिनको आज के टाइम पे हम जर्मनी, इटली या स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं। इनसे पहले ऐसी कोई कंट्रीज़ का नाम नहीं था। ये कंट्रीज़ उस टाइम पर छोटे छोटे किंगडम्स, डचीज़ या कैंटोन्स में डिवाइडेड थीं और यहाँ के जो रूलर्स थे वो ऑटोनोमस मतलब सिंगली सिर्फ अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को ही रूल करते थे, ना कि एंटायर पूरे नेशन या कंट्री को। Eastern and Central Europe were under the autocratic monarchies within the territory which leave diverse peoples. और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज मतलब ऐसे राजशाही तंत्र थे या ऐसे लोग थे जो राजा थे और अपनी टेरिटरी में बहुत सारे डाइवर्स पीपल मतलब जिनकी लैंग्वेज ट्रेडिशंस अलग अलग हैं उनको भी रूल करते थे। They did not see themselves as a sharing and collective identity or a common culture. और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो या वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसे कभी कलेक्टिव नहीं बनाते थे। जैसे आज हम नेशन में रहते हैं तो हम नेशन की आइडेंटिटी को कलेक्टिव मानते हैं। लाइक हम इंडियन है, हमारा एक फ्लैग है, हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो सिंबल है। लेकिन वहाँ पर ऐसा उस टाइम पर मिड 18th सेंचुरी के आसपास ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ करता था। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। इवन वहाँ के लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, सेम कंट्री के या सेम प्लेस पे रहने वाले लोग और डिफरेंट एथनिक ग्रुप को भी फॉलो किया करते थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे एम्पायर की तो वहाँ पर भी हब्सबर्ग नाम का एक एम्पायर हुआ करता था जो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों को ही लेकर या दोनों वो जो किंगडम था वो जो रूलर था वो पूरे किंगडम को लेकर चलता था। एंड इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, द ट्रायरल, Austria and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. मतलब ये आपको रीजन्स के बारे में बताया है कि कैसे अल्पाइन रीजन भी उनके अंदर टायरोल के अंदर था, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड था, जो बोहेमिया था वहाँ पर भी एरिस्टोक्रेसी थी और जो बोहेमिया था वहाँ पर जो रूलर था वो या जो वहाँ के लोग थे वो जर्मन स्पीकिंग पर्सन ज़्यादा हुआ करते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस एंड लॉम्बार्डी and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar while the other half people spoke a variety of dialects. आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें कि हंगेरी में हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो मैग्यार लैंग्वेज को बोलती थी जबकि अदर जो लोग थे वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स मतलब अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं को बोला करते थे। In Galicia, that aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups also lived within the boundaries with empire a mass of subject peasant people, Bohemians, Slovaks to the north, Slovens to Carniola and Croats to the south, Romans to the east in Transylvania. That such differences did not
easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse group together a common allegiances to the emperor. ये सिर्फ आपको सारे रीजन्स के बारे में इन्होंने बताया है कि जो स्लोवैक्स थे नॉर्थ में, या जो क्रोट्स थे साउथ में, जो रोमन्स थे, ये सारे लोग पॉलिटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि अगर जो इनका राजा हुआ करता था उसके नाम पर ये एक दूसरे से जुड़े रहते थे. अगर राजा ने इनकी टेरिटरी को जीत लिया है तो ये अपने राजा के लिए फेथफुल या उसके लिए लॉयल हुआ करते थे. सो इन दिस पैराग्राफ ओनली दिस शॉर्ट वन की जो एरियाज़ हैं, जो लोग हैं, वो अपने नेशन से रिलेट नहीं करते थे, बल्कि अपने किंगडम या अपने जो राज्य है या फिर जो किंग है उसके प्रति वो कितने लॉयल हुआ करते थे. सम इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑल्सो गिवन देयर दैट 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली, 1814 to 15 that Vienna peace settlement, like we know that Vienna Treaty. Greek struggle on the 1821, 1848 there is a revolutions, 1859 to 70 there is a unification of Italy, Germany unification between the 1866 to 1871, and the last one is 1905. Slave nationalism gathers force in the Habsburg and Ottoman Empire. So this paragraph is not as much as important, but the some point like the Magyar language and some these points are important. So I hope this is easy for you. So let's complete it, finish it here, और मिलते हैं next video में. तब तक के लिए bye.